हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भाई लॉ होता क्या है, एक बात मैं आपको क्लियर समझा देता हूं कि ये लॉ होता क्या है। ये वाला पार्ट जो है ना, मैंने आपके इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के फर्स्ट पेज में पूरा दिया है। कितना? फर्स्ट पेज में मोटा मोटी दिया है। आया समझ में? बट दिस इज नॉट अ कंटेंट ऑफ इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ। आओ हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। लॉ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज लॉ? साधारण तौर पर लॉ का मतलब होता है कुछ ऐसे नियम, कायदे, कानून, कुछ ऐसे नियम जिससे सोसाइटी में सभ्यता आ सके। फिर से बोलो, जिससे सोसाइटी में सिविलाइजेशन आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, विश्वास कर सके लोग कि अगर मैंने ये किया तो ये मेरे को परेशानी होगा, अगर मैंने ये नहीं किया तो ये परेशानी होगा। अगर मैं कोई बिजनेस करता हूं, मैं किसी के साथ कुछ सौदा करता हूं, तो उस सौदे में मेरी क्या जिम्मेदारी है, सामने वाले की क्या ड्यूटी है, मेरे क्या अधिकार है, उसके क्या अधिकार है, यह चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए। यह चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए। क्या बनाए गए? कुछ नियम बनाए गए। ये नियमों को हम लोग नाम दिया करते हैं क्या? लॉ। अब ये लॉ जो है, साधारण भाषा में लॉ का मतलब होता है, साधारण भाषा में लॉ का मतलब होता है कुछ नियम, कायदे, कानून जो सोसाइटी में क्या लाते हैं? स्टेबिलिटी। पर कानून की भाषा में लॉ का मतलब होता है, यहां पर देखो एक बार पढ़ो जरा। लॉ मीन्स, बताओ मेरे साथ साथ में, व्हाट इज लॉ? लॉ मीन्स एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस, बाई लॉज, ऑर्डर। एक बार फिर से बोलो, लॉ मीन्स एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, बाई लॉज, ऑर्डर। याद हुआ? सर एक एक करके समझाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखना, हड़बड़ाना। लॉ मीन्स व्हाट? एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन। भाई रूल्स अलग है, रेगुलेशंस अलग है। रूल्स अलग है, रेगुलेशंस अलग है। फिर से बोलो, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, बाई लॉ और ऑर्डर। ये 6 चीजों को मिलाकर बोलते हैं लॉ। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्ट? एक एक करके समझाता हूं, सुनो। देश का सबसे बड़ा कानून है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर से बोलो, कौन सा? सबसे बड़ा लॉ कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देश का फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया है। सर ये फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ नहीं। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बनाई गई है। कितनी लिस्ट? 3। पहला लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट। फिर से बोलो, क्या? सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट। दूसरा लिस्ट का नाम है स्टेट लिस्ट। दूसरा नाम क्या है? स्टेट लिस्ट। और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। फिर से बोलो, क्या? कॉन्करेंट। एक बार फिर से बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट बनाई गई है, फेडरल स्ट्रक्चर देश का बनाया गया, उसमें 3 लिस्ट है। कौन कौन सा? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट का मतलब कुछ ऐसी चीजें जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, कानून बना सकता है। कौन? आवाज नहीं आया। सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, समझ गए? वो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकता है, उनको बोलते हैं यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट। क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट। जैसे मनी पर, किस पर? मनी पर। डिफेंस पर, किस पर? डिफेंस पर। समझ में आ रहा है? देश में आने जाने पर, पासपोर्ट एक्ट। टैक्सेस, इनकम टैक्स और जीएसटी पर सिर्फ कौन लॉ बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट पर कौन लॉ बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सर जैसे इनकम टैक्स पर, जीएसटी पर, कस्टम्स पर भारत सरकार लॉ बनाएगा। सिर्फ कौन लॉ बनाएगा? भारत सरकार। उसको बोलते हैं, वो चीजें हैं किसमें? यूनियन लिस्ट। किसमें? यूनियन लिस्ट। दूसरा होता है स्टेट लिस्ट। कौन सा लिस्ट? स्टेट। कुछ ऐसी चीजें जहां पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकता है, जहां पर सिर्फ कौन कानून बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता। जिस पर सिर्फ और सिर्फ कौन? स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कानून नहीं बनाएगा। जैसे ये डिपेंड करता है उस स्टेट में किस तरह के लोग रहते हैं। मतलब फूड हैबिट्स या रिलीजन पर स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट बनाता है, लॉ बनाता है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। नहीं समझ में आया? जैसे एग्जांपल के तौर पर कि मान लो गुजरात के अंदर में बीफ बैन है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाया है कि स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। आया समझ में? बिहार में शराब बंद है,
सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। गुजरात में शराब बंद है, ये स्टेट गवर्नमेंट। आया समझ में? नहीं आया समझ में? अरे हाँ या ना? तो ये पहला लिस्ट क्या है बताओ ना? सेंट्रल लिस्ट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा लिस्ट क्या है? स्टेट लिस्ट, जिसमें कौन लॉ बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा है कॉन्करेंट, मतलब जिसमें दोनों मिलकर लॉ बनाएगा, दोनों मिलकर। जैसे एग्रीकल्चर पर, जैसे इंडस्ट्री पर, जैसे एग्रीकल्चर पर, इंडस्ट्री पर, हेल्थ पर, यहां पर पॉल्यूशन पर, इस पर दोनों देश, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बना सकता है, दोनों मिलकर। आया ना? समझ में आया कि नहीं? पक्का? तो ये 3 तरह की लिस्ट है। आप लोग बताइए, कॉमन सेंस की बात पूछ रहा हूं मैं, आपके सिलेबस में जो भी कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने वाले लॉ होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट वाले लॉ होंगे? ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लॉ ही होंगे, क्योंकि सीए का कोर्स जो है वो स्टेट वाइज कोर्स है कि इंडिया वाइड का कोर्स है? इंडिया के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि स्टेट के हिसाब से पढ़ रहे हैं? इंडिया के। आया समझ में? तो ये जो सारे चीजें आपके सिलेबस में है, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे इंटर हो, चाहे एसपीएम हो, चाहे फाइनल हो, सब जगह पर जो चीज सिलेबस में है वो स्टेट के हिसाब से सिलेबस में है कि पूरे इंडिया के हिसाब से सिलेबस में? इंडिया के हिसाब से चीजें सिलेबस में है। समझ में आया? नहीं आया? उन पर सिर्फ कौन लॉ बनाएगा बताओ ना? सेंट्रल गवर्नमेंट। आर यू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग दिस? नहीं आया? बोलो, कोई डाउट? तो अब बात उठता है, सर सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे लॉ बनाता है, वो हम आपको समझाते हैं, पूरा आराम से समझना। आपको शायद ये चीज पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 तरह के हाउसेज हैं। पार्लियामेंट में 2 तरह के हाउसेज हैं, एक है लोकसभा, फिर से बोलो, एक है क्या? लोकसभा, और एक है राज्यसभा। फिर से बोलो, कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जिसके अंदर में 543 सीट्स है। कितना? 543। उसका इलेक्शन हर 5 साल में होता है, 2019, 2024 लोकसभा का इलेक्शन। आया समझ में? यहां पर जो लोग आते हैं उसको हम लोग बटन दबाकर भेजते हैं, इसको बोलते हैं लोकसभा। लोक, पब्लिक चुनता है उनको, लोकसभा। समझ में आया? लोअर हाउस बोलते हैं। दूसरा होता है राज्यसभा। कौन सा? राज्यसभा। राज्यसभा में क्या होता है, अलग अलग स्टेट में जो पार्टी सरकार में है, जिसके पास जितना सीट है, फिर से बोलो, जिसके पास जितना सीट है, वो अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजता है। कहां पर? राज्यसभा में। फिर से बोलो, कहां पर? राज्यसभा। नहीं समझ में आया? इसका राज्यसभा का इलेक्शन हम लोग वोट नहीं देते हैं। हम लोग वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? नहीं देते। इसमें सचिन तेंदुलकर भी मेंबर थे। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? सचिन तेंदुलकर इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ, उसको किसी पार्टी ने खड़ा कर दिया, राज्यसभा का मेंबर बना दिया। आया समझ में? नहीं आया समझ में? राज्यसभा में हम लोग वोट नहीं देते हैं। जो पार्टी सरकार में है, कहां पर? स्टेट गवर्नमेंट में, वो लोग अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं राज्यसभा में। किस प्रपोर्शन में भेजते हैं? जिस प्रपोर्शन में उनका राज्यों में सीट है। आया समझ में कि नहीं? अरे बोलो। इस दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं बताओ ना? पार्लियामेंट। फिर से बोलो, दोनों को मिलाकर पार्लियामेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर है, स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज होते हैं, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। फिर से बोलो, कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। फिर से बोलो, विधानसभा और विधान परिषद। इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? इसमें जो आदमी होगा उसको क्या बोलेंगे? एमएलए। क्या बोलेंगे? एमएलए का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें जो आदमी होंगे उनको क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ एमपी। क्या बोलेंगे? एमपी। एमपी का मतलब वो लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा का भी हो सकता है। और एमएलए मतलब या तो विधानसभा या विधान परिषद, या तो विधानसभा या विधान परिषद।
आया समझ में? नहीं आया? विधानसभा देश के हर राज्य में है, देश के हर स्टेट में है। फिर से बोलो, हर स्टेट में। यूनियन टेरिटरी में नहीं है, यूनियन टेरिटरी में नहीं है। यूनियन टेरिटरी का मतलब डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें रूल करता है। कौन रूल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ गए? ये सब स्टेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्टेट। तो स्टेट में दो हाउसेस होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा हर राज्य में है, पर विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है, सिर्फ 6 बड़े स्टेट्स में है। फिर से बोलो, कितने? 6 बड़े स्टेट जहां पर देश की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। यूपी बिहार। फिर से बोलो, कौन कौन? यूपी बिहार। नॉर्थ के 2 राज्य जोड़ दो, यूपी बिहार। साउथ के 4 राज्य, नीचे का 2 को छोड़ देना, तमिलनाडु और केरला को छोड़ देना। ऊपर आओ थोड़ा सा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और महाराष्ट्र। साउथ बोलो या जो भी बोलो आप समझो, वेस्ट है वो। आया समझ में? कुल मिलाकर कितने स्टेट्स बताओ? 6। 6 बड़े राज्य जिसमें पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। कौन कौन से नाम बताओ ना? यूपी बिहार, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। फिर नीचे के 4, नीचे के 4 में नीचे के 2 को छोड़ देना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और महाराष्ट्र। समझ गए ना? ये 6 स्टेट्स में विधान परिषद भी होता है। क्या? विधान परिषद, इक्विवेलेंट ऑफ लोकसभा राज्यसभा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? नहीं आया? ठीक है। अब होता क्या है, जब कोई लॉ पास होता है तो कैसे पास होता है वो हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले लॉ का मतलब क्या है, एक बार नाम पढ़ के बताओ ना। लॉ का मतलब अभी फर्स्ट लाइन पढ़ा था। लॉ मींस एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस, बाय लॉ और ऑर्डर। क्लियर? अब ये एक्ट क्या होता है, आइए आराम से हड़बड़ा बिना समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने समझाया 3 तरह के लॉ हो सकते हैं। कौन कौन से लॉ? सेंट्रल लॉ, स्टेट लॉ और कॉन्करेंट लॉ। सेंट्रल लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लॉ, स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट के लॉस दोनों बना सकता है, बना सकता है। आया समझ में? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले जब कोई सरकार को लगता है कि लॉ बनाना है, कि इस चीज पर कानून बनाना है, जैसे मान लो यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA, तो ये सब चीज अगर मान लीजिए आपको बनाने की इच्छा है, तो इसका लॉ का मतलब सरकार का एक मिनिस्ट्री होता है जिसको बोलते हैं लॉ मिनिस्ट्री। फिर से बोलो, क्या? लॉ मिनिस्ट्री जो है वो लॉ बनाता है, उसमें कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, वो लॉ बनाते हैं। वो लॉ को क्या करते हैं? ड्राफ्ट करते हैं। क्या करते हैं? लॉ को ड्राफ्ट। मतलब ऐसा लॉ हम लोग बनाना चाहते हैं। फिर लॉ मिनिस्ट्री जो है, अपने ऊपर एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं कैबिनेट। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? कैबिनेट को देता है। किसको देता है बोलो ना? कैबिनेट। कैबिनेट में कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, वो लोग उसको अप्रूव करते हैं कि हाँ यहां पर आपकी गलती है, इसको ठीक करिए और बाकी सब सही है, तो ठीक करके लाइए, फिर हम इसको अप्रूव करेंगे। क्या करेंगे? अप्रूव। तब उसको बोलते हैं कैबिनेट। पास करने के बाद में जब कैबिनेट का पास हो जाता है, तब वो बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में। कहां पर? अरे आवाज नहीं आ रहा है, कहां पर? पार्लियामेंट में 2 हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा। अभी अभी समझाया था। जब वो लॉ लोकसभा में पास हो जाए प्लस राज्यसभा में पास हो जाए, फिर से बोलो कहां पर पास होगा वो? लोकसभा में भी पास होगा और राज्यसभा में भी पास होगा। आया समझ में? तब वो बिल जाता है देश के प्रेसिडेंट के पास। कहां पर? देश के प्रेसिडेंट जब उसको अप्रूव कर देगा या कर देगी, समझ में आ गया? प्रेसिडेंट जब अप्रूव कर देगी तब वो लॉ बनता है, उसको नाम दिया जाता है एक्ट। क्या बोलते हैं उसको? एक्ट। तब उसको सरकार का एक ऑफिशियल गजट होता है। क्या होता है? आवाज नहीं आया? सरकार का एक डॉक्यूमेंट होता है, पहले प्रिंट किया जाता था, आज के दिन क्या किया जाता है? वेबसाइट पर डाला जाता है। कहां पर? वेबसाइट। तो ऑफिशियल गजट की वेबसाइट पर डाला जाता है। जिस दिन उसको प्रेसिडेंट पास कर देता है, दैट बिकम्स अ लॉ, दैट बिकम्स अ एक्ट। उसको ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया जाता है और फिर बता दिया जाता है कि इस डेट से अप्लाई होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये इतना लंबा प्रोसेस पास करना पड़ता है एक्ट को बनने के लिए। एक्ट को बनने के लिए इतना लंबा प्रोसेस। कौन कौन सा प्रोसेस बताओ? सबसे पहले कौन?
अरे अब नहीं आ रहा। सबसे पहले कौन? लॉ मिनिस्ट्री, फिर कैबिनेट, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट, फिर ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया जाता है, तब जाकर वो लॉ बनता है, एक्ट। तब क्या बनता है? एक्ट। वैसा ही कुछ सेम प्रोसीजर होता है स्टेट के अंदर। वहां पर भी, स्टेट में भी लॉ मिनिस्ट्री, कैबिनेट, फिर यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन कौन? विधानसभा और विधान परिषद। फिर इसके यहां पर होता है गवर्नर, राज्यपाल, क्या बोलते हैं उसको? राज्यपाल, गवर्नर। स्टेट का गवर्नर उसको पास करता है और फिर वो स्टेट के ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया जाता है, स्टेट लॉ। आया नहीं समझ में क्या? फिर से बोले क्या? पहले बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब एक्ट में प्रॉब्लम क्या होती है कि एक्ट में अगर कोई एक जरा सा चीज चेंज करना हो तो उसको इतना लंबा प्रोसेस से पास करना पड़ेगा। कितना लंबा प्रोसेस? नाम बताना। सबसे पहले कहां पर? लॉ मिनिस्ट्री, फिर कैबिनेट, फिर लोकसभा राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट, फिर ऑफिशियल। इतना लंबा प्रोसेस कहीं पर भी अटक सकता है वो। अरे बोलो ना। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो इतना लंबा प्रोसेस पास करके लॉ बनता है उसको बोलते हैं एक्ट। क्या बोलते हैं उसको? एक्ट। जो कि आपके सिलेबस में है, जो कि आपके सिलेबस में है। अब एक्ट में क्या होता है, कई कई छोटी छोटी चीज, कई कई छोटी छोटी चीजें, फॉर्मेलिटी हुआ या पेनल्टीज का अमाउंट हुआ या रेट हुआ, वो सब बार बार चेंज करना पड़ सकता है, बार बार चेंज करना पड़ सकता है ना। अब जैसे मान लो किसी सामान पर जीएसटी का रेट चेंज करना है। क्या चेंज करना है? रेट, टैक्स रेट चेंज करना है। तो टैक्स रेट को अगर लॉ में, एक्ट में लिख दिया जाएगा, एक्ट में अगर लिख दिया जाएगा, उसको चेंज करने के लिए इतना लंबा प्रोसीजर होगा। अरे बोलो ना। यहां पर उलझ सकता है ना, यहां पर ऑपोजिशन उसको उलझा सकती है ना। अरे यहां पर उलझा सकता है ना, बोलो। तो इसलिए छोटी मोटी चीजें जो है, जो बार बार चेंज करने की चीजें होती है, वो एक्ट में नहीं लिखी जाती, वो एक्ट में लिख दिया जाता है नोटिफाइड इन द रूल्स, नोटिफाइड इन द रूल्स। फिर से बोलो, वो किस में लिख दिया जाता है? आवाज ही नहीं आया। कहां पर लिख दिया जाता है? नोटिफाइड इन द रूल्स। नहीं समझ में आया? तो रूल्स को जब चाहे मोदी जी चेंज कर सकते हैं, जब चाहे ममता दीदी चेंज कर सकती है। आया नहीं समझ में? मतलब जो पार्टी सरकार में होती है वो पार्टी जब चाहे चेंज कर सकती है उस रूल्स को, जब चाहे रूल्स को चेंज कर सकती है। उसके लिए इतना लंबा प्रोसीजर को फॉलो करने का जरूरत नहीं। आया क्या? दे आर नोन एज रूल्स, दे आर नोन एज रूल्स। एक्ट का ही पार्ट होता है। एक्ट की कुछ चीजों को रूल्स में लिख दिया जाता है कि ये चीजें इतना लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं करना होगा, जल्दी जल्दी पास कर दो। आया समझ में? बोलो। मैं एक आपको स्टोरी बताता हूं। जीएसटी, क्या चीज? जीएसटी। जीएसटी कब पास हुआ था बताओ ना? कब अप्लाई कब हुआ था? 1 जुलाई 2017। कब? 1 जुलाई 2017। मोदी सरकार कब आई थी? 2014 मई, 16 मई। अरे बोलो सर, 2-2.5 साल लग गए मोदी सरकार जैसी एफिशिएंट सरकार को पास करने में, इतना बड़ा लॉ लग गए। कारण क्या था? मोदी सरकार बोली कि हम 2015 में जीएसटी पास कर देंगे, परंतु प्रॉब्लम कहां पर अटका? कांग्रेस ने अटका दिया। कैसे अटकाया? कैसे? उस समय अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। कौन? अरुण जेटली। अब एक्सपायर हो गए। तो अरुण जेटली जब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते तब क्या हुआ था? जीएसटी का उन्होंने ही पूरा काम किया था, उन्होंने ही पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग पर ध्यान दिया था। तो हुआ यह था कि बीजेपी की सरकार जो है वो बोल रही थी कि जीएसटी की जो टैक्स रेट है ना, कौन सा रेट? 5%, 12%, 18%, 28%, ये वाली जो रेट्स है ना, वो सब रूल्स में दिया जाए। किस में दिया जाए? रूल्स में दिया जाए। क्योंकि जब मर्जी हम लोग चेंज कर देंगे, जैसे जैसे जरूरत पड़ी चेंज कर देंगे। अरे बोलो। पर कांग्रेस बोली नहीं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वाली जो रेट्स है वो एक्ट में रहनी चाहिए। वो किस में रहनी चाहिए? एक्ट। उसका नियत क्या था कि अगर वो रेट्स चेंज करेंगे, उस समय जीएसटी नया नया था, बहुत झमेला हुआ था, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ था, बिजनेसमैन को बहुत भयंकर परेशानी हुआ था, सरकार रेडी नहीं थी, पब्लिक तो और रेडी नहीं थी, बहुत दिक्कत हुआ था। वो जानती थी कांग्रेस कि अगर इसको हम लोग रेट को एक्ट में डाल दिए तो एक्ट को पास करने में इतना लंबा प्रोसेस होगा, और साला कभी भी चेंज करना हो तो हम लोग तो चेंज करने देंगे नहीं, तो पब्लिक को परेशानी होगा, अगला इलेक्शन मोदी हार जाएगा। आया समझ में?
पर बीजेपी ये जान गया, बोला कि हम पास नहीं करेंगे लॉ को, जाओ। हम साल भर तक अटका के रखा, बोला कि नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। 2015 में पास करते थे, बोले नहीं करेंगे। 2017 में जाकर उसको पास किया और बोला कि उसको रेट को हम लोग रूल्स में रखेंगे वरना जीएसटी लाएंगे नहीं, जाओ। एक्ट और रूल्स में डिफरेंस समझ में आया? एक्ट में अगर कोई चेंज करना हो तो इतना लंबा प्रोसेस, पर रूल्स में कोई चेंज करना हो तो लंबा प्रोसेस फॉलो करने का जरूरत नहीं है। जो पार्टी सरकार में वो चेंज कर देगी, उसको बोलते हैं रूल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? नहीं आया? अरे हाँ या ना? फिर से बोले क्या? कोई डाउट है शायद? अरे पक्का ना? फिर से बोले। और वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने वाला लॉ है, कौन सा चेंज को, कौन सा चीज को? आर्टिकल 370, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस। आप जब पढ़ेंगे ना लॉ में तो आपको पता लगेगा कि आर्टिकल 370 क्या चीज था। आपके सिलेबस में ही है, उसका बेसिक टच क्या था आपको हम समझाएंगे। ये जो पहला 3 चैप्टर है ना, कौन कौन सा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। 2019 के पहले हम लोग पढ़ाते थे तो हम लोग बोलते थे एक स्टेटमेंट, दीज लॉ अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। क्या बोलते थे? ये पूरे देश में अप्लाई होते हैं सिवाय जम्मू कश्मीर, क्योंकि आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। वहां पर पार्लियामेंट था, क्या था? वहां का कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, पार्लियामेंट अलग था, झंडा अलग था। वहां पर 2 झंडे लगते थे, इंडिया के और जम्मू कश्मीर के। 2 कॉन्स्टिट्यूशन था, 2 पार्लियामेंट था अलग से। पार्लियामेंट था रे, विधानसभा विधान परिषद नहीं, पार्लियामेंट रे तेरी। आया समझ में? तो वहां पर हम लोग, उसको पावर था, आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को पावर था कि तुम्हारी पार्लियामेंट को पावर यह है कि भारत का को जो जो कानून तुमको पसंद आए तुम रख लो, जो जो कानून तुमको पसंद नहीं आए तुम मत लो। भारत का कोई भी कानून जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट में पास करवाना पड़ता था। दैट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, दैट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो हम लोग के सिलेबस में जो 3 लॉ है ना, पहले कौन कौन से नाम पढ़ के बताओ ना अभी? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। ये तीनों चैप्टर जब हम पढ़ाते तो बोलते थे दीज लॉ अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। पर बाकी जो थे ना, कंपनी और एलएलपी, जब पार्लियामेंट ने, जम्मू कश्मीर के पार्लियामेंट बोला नहीं हम लोग इंडिया का वो पहला 3 लॉ नहीं लेंगे, बाकी लॉ ले लेंगे, क्योंकि वो लोग को आता नहीं था कंपनीज एक्ट बनाना, एलएलपी एक्ट बनाने का ताकत नहीं था। समझ पा रहे हो? कॉम्प्लेक्स लॉ नहीं बना पाते थे। आर्टिकल 370 बोला सब बकवास, हटाओ, वहां की पार्लियामेंट खत्म, वहां का झंडा खत्म, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म, स्पेशल स्टेटस खत्म। जैसे बाकी स्टेट है ना वैसे तुम हो, तुम अलग नहीं हो, तुम अलग नहीं। क्या चीज का स्पेशल पावर है रे? तुम इंडिया के पार्ट हो, इंडिया के ही रहोगे। आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, मतलब आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को, पार्लियामेंट को स्पेशल पावर दिए गए थे। तुम्हारा मन हो तो लॉ एक्सेप्ट करो, तुम्हारा मन हो तो लॉ एक्सेप्ट मत करो। आया समझ में? बोलो। तो वो था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। फिर से बोलो, क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का जो कानून होता है उसको 2/3 मेजॉरिटी से पास करना पड़ता है, कम से कम। कितना मेजॉरिटी? 2/3। कितना मेजॉरिटी? कम से कम कितना मेजॉरिटी? 2/3। बाकी बिल को 50% मेजॉरिटी से पास करना पड़ता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन, जीएसटी बिल को 2/3 मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ। आर्टिकल 370 को 2/3 मेजॉरिटी। नॉर्मली हमेशा से ये चलते आया था कि पहले जो लॉ है वो लोकसभा में पास होता था, फिर किस में पास होता था? राज्यसभा। 5 अगस्त 2019 हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने धमाका कर दिया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पेश कर दिया। पहले कहां पर पेश किया? क्यों राज्यसभा में पेश किया, लोकसभा में क्यों नहीं? लोकसभा में तो बीजेपी का मेजॉरिटी था। आया समझ में? राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं था। तो अचानक से जब बिल पेश किया तो ऑपोजिशन घबरा गया, उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, जुट नहीं पाए और पास करवा दिया। और फिर वापस सेकंड टाइम जब बिल आया तो किस में आएगा? लोकसभा में तो वैसे ही 350 सीट था, 353 सीट था। 353 तो अभी के काउंटिंग के हिसाब से, वैसे तो उस समय 320 सीट था। आया समझ में? नीतीश कुमार अलग था उस समय। आया समझ में? तो नॉर्मली बिल कहां से कहां पास होता है, बोलो ना?
पहले कहां पर लोकसभा फिर राज्यसभा। वो आर्टिकल 370 को कहां से पास करवाया गया? पहले राज्यसभा फिर लोकसभा। स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ रहा है? खैर चलो छोड़ो, ये इस चीज समझ में आया कि नहीं? बोलो ना, फिर से बोले क्या? गुड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लॉ। पहले बताओ एक्ट का मतलब क्या, रूल का मतलब क्या, समझ में आ गया दोनों? लॉ मींस बताओ, 6 चीज बताओ फटाफट जल्दी बताओ। एक्ट मींस सॉरी, लॉ मींस एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस, बाय लॉ और ऑर्डर। ये एक्ट और रूल्स के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ? एक्ट कितना लंबा प्रोसेस है, पर रूल्स इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। जो पार्टी सरकार में वो पास कर सकती है, चेंज कर सकती है। क्लियर है कि नहीं? जीएसटी का लेट क्यों हुआ, समझ में आ गया? बीजेपी की सरकार क्या बोल रही थी जीएसटी में, क्या बोल रही थी पास करने के पहले? कि रेट को टैक्स रेट को किस में रखो? रूल्स। कांग्रेस क्या बोल रही थी? एक्ट में रखो। कांग्रेस का क्या सोच था? एक्ट को चेंज करने हम लोग नहीं देंगे, पब्लिक को हैरेसमेंट होगा, वोट नहीं मिलेंगे, बीजेपी की सरकार उलट जाएगी। पर बीजेपी इस चीज को परख गई और बोली क्या हम लोग इसको एक्ट में नहीं रखेंगे, चाहे जीएसटी लाएंगे नहीं, पर नहीं लेंगे। फिर मना जुलाकर अल्टीमेटली उसको एक्ट की जगह रूल्स में रखा गया। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? शुड आई रिपीट दिस? गुड। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंपल कंसेप्ट। एक्ट और रूल्स क्लियर हुआ? अब मैं आपको बताता हूं तीसरा वर्ड क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। अरे तुम लोग बोल नहीं रहे हो। सबसे पहले क्या है? लॉ का मतलब क्या? एक्ट और रूल्स क्लियर हुआ? अब तीसरा है रेगुलेशंस। फिर से बोलो, क्या है? रेगुलेशन। रेगुलेशंस क्या होता है? देखो, हमारे देश की पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में कैसे कैसे पढ़े लिखे लोग जाते हैं पता है? किसी जमाने में लालू प्रसाद यादव, कौन? लालू जी रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे। कौन? लालू जी रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे। नहीं समझ में आया? उस समय क्या था, जब जो मिली जुली सरकार बनती है ना, तो हर पार्टी का मुखिया को एक एक मिनिस्ट्री दिया जाता है। ममता दीदी रेलवे मिनिस्टर, अगली बार लालू जी रेलवे मिनिस्टर, फिर तुमको रेलवे में एकदम जम के दबा के कमा लिए, चलो ठीक है, अब तुम आ जाओ एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन जाओ। तुम्हारा जितना सीट है उसके हिसाब से उतना नंबर ऑफ मिनिस्ट्री तुमको मिलेगा। नहीं समझे? अरे बोलो, ऐसा सिस्टम मिली जुली सरकार में होता है। वो ब्लैकमेल करता है, हम पीछे हट जाएंगे, सरकार उलट जाएगी, हमको ये मिनिस्ट्री चाहिए। रेलवे में बहुत पैसा है, बहुत भयंकर पैसा है रेलवे में। आया समझ में? बहुत करप्शन है रेलवे में एक्चुअली में। तो सर ये समझ में आ गया कि नहीं? अब होता क्या, कई पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोग भी पहुंच जाते हैं। तो अब होता क्या है कि कोई कोई चीज ऐसी होती है जिस पर पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो लोग के पास उतना एक्सपर्टाइज नहीं है उस चीज को समझने का, उस चीज को समझने का, स्टॉक मार्केट के कानून को समझने का ताकत नहीं है पार्लियामेंट के मेंबर्स का, बैंक के कानून को समझने का ताकत नहीं है, इंश्योरेंस के कानून को समझने का ताकत नहीं है। आया समझ में? तो इसके लिए पार्लियामेंट ने क्या किया भैया, कुछ बॉडी बना दी। मन में सोचो, मैं पार्लियामेंट हूं, मैंने एक छोटा पार्लियामेंट बना दिया। क्या बना दिया? ऐसे वर्ड नहीं बोलते हैं छोटा पार्लियामेंट, समझो मेरी बात। मैं पार्लियामेंट हूं, मैंने अपना एक छोटू बना दिया, छोटा पार्लियामेंट। उसको बोलते हैं रेगुलेटरी बॉडी। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आया, फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? रेगुलेटरी बॉडी। आया समझ में? अब वो क्या करेगा, उस फील्ड में एक्सपर्ट है तुम, मान लो सेबी बना दिया। क्या बना दिया? सेबी। आरबीआई बना दिया। क्या? आरबीआई। तुम आरबीआई जो है मनी के मैटर्स में, बैंकिंग के मैटर में एक्सपर्ट हो, तुम बैंक से रिलेटेड लॉ तुम बनाओ, पार्लियामेंट नहीं बनाएगा। पार्लियामेंट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा। बैंक से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा? सेबी। सॉरी, कौन बनाएगा? आरबीआई। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कौन लॉ बनाएगा? सेबी। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कौन बनाएगा? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एजुकेशन से रिलेटेड कौन बनाएगा? एनसीई, आगे बोलो, एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईएससी। दीज आर रेगुलेटरी बॉडी, दीज आर, अरे फिर से बोलो, कौन? रेगुलेटरी। आईसीएआई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगा, अकाउंट्स के लिए लॉ कौन बनाएगा?
आईसीआई आया समझ में? किसी जमाने में आईसीआई लॉ बनाता था अकाउंट्स का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब वो पावर छीन लिया। आया समझ में? अरे तुम एक्सपर्ट हो हम नहीं, अरे तुम एक्सपर्ट हो हम नहीं, तो अभी भी नहीं समझे। छोटा पार्लियामेंट, अरे छोटा पार्लियामेंट समझ पा रहे हो? अलग अलग सेक्टर का रेगुलेटरी बॉडी बना दिया, तो उस सेक्टर से रिलेटेड लॉ तुम बनाओ और उसी पर तुम जजमेंट भी पास करो। लॉ तुम बनाओ, उसी पर तुम जजमेंट भी पास करो। आया समझ में कि नहीं? उस बॉडी को बोलते हैं रेगुलेटरी बॉडी। वो जो लॉ होता है उसको बोलते हैं रेगुलेशंस। फिर से बोलो क्या बोलते हैं? फिर से बोलो क्या बोलते हैं? रेगुलेशंस। आया समझ में? जैसे एग्जांपल दो रेगुलेटरी बॉडी, छोटा पार्लियामेंट का एग्जांपल दो। आरबीआई किससे रिलेटेड लॉ बनाता है? बैंक से और मनी से रिलेटेड। सेबी किससे रिलेटेड? स्टॉक मार्केट। ट्राई टेलीकॉम, फुल फॉर्म बोलो, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अरे ट्राई, तुमको पोर्टिंग करना होता है तो ट्राई में एसएमएस करते हो ना, वो लॉ कौन बनाता है? वो सब ट्राई। आईआरडीए नाम सुना है? तुम लोग बोल नहीं रहे हो, क्या नाम है उसका? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नहीं समझ में आया? म्यूचुअल फंड से रिलेटेड लॉ बना दिया एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। अकाउंटिंग से रिलेटेड लॉ कौन बना दिया? नाफरा। कौन बनाया? कौन बनाया? पहले कौन था? आईसीआई। अब उसके ऊपर कौन बैठा दिया? नाफरा। आया समझ में? नहीं आया? ये छोटा पार्लियामेंट है। ये कौन है? छोटा पार्लियामेंट मतलब समझ पा रहे हो? उस सेक्टर से रिलेटेड लॉ बनाओ, वो जो लॉ बनाता है उसको बोलते हैं रेगुलेशंस। फिर से बोलो क्या बोलते हैं? रेगुलेशंस। सेक्टर से रिलेटेड कानून तुम बनाओ। पहले बताओ लॉ का मतलब क्लियर हुआ? तीन चीज समझ में आ गया? लॉ मींस व्हाट? एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन। रूल्स रेगुलेशन सेम है कि अलग अलग है? अरे सड़क पे चलता हुआ आदमी को बोलेगा तो बोले रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। अरे तुम नहीं बोलोगे, राह चलते आदमी से पूछोगे तो रूल्स एंड रेगुलेशन साथ में बोलेगा, पर तुम आज से रूल्स और रेगुलेशन साथ में, क्या रूल्स अलग है रेगुलेशंस अलग है ना? नहीं आया समझ में? अब चौथा होता है, अच्छा एक मिनट, रेगुलेशंस में क्या होता है? सेबी अपने आप को चलाने के लिए जो लॉ बनाता है उसको बोलते हैं बाई लॉज। फिर से बोलो उसको क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आया? बाई। जो रेगुलेटरी बॉडी है ना, वो खुद का काम करने के लिए कुछ कानून बनाएगा, वो जो कानून होंगे उसको क्या बोलेंगे बताओ? बाई लॉज। आया समझ में? अरे हां या ना तो बोलेगा? पक्का? कोई डाउट है? नेक्स्ट। अब कई बार क्या होता है, बीच में एक छूट गया। क्या छूट गया? ऑर्डिनेंस। फिर से बोलो क्या छूट गया? बोलो ना। ऑर्डिनेंस क्या होता है? अब समझो, कोई भी लॉ को पास करने के लिए कितना लंबा प्रोसेस चाहिए बताओ, जल्दी बताओ कौन कौन? सेंट्रल लॉ को पास करने के लिए क्या चाहिए? लॉ मिनिस्ट्री, फिर कैबिनेट, फिर लोकसभा और राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट, फिर ऑफिशियल गजट। जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जब पार्लियामेंट है साल में 120 से 130 दिन काम करता है। कितना दिन? 320 नहीं बोला, नर्सरी का बच्चा इससे ज्यादा स्कूल जाता है रे। कितना दिन काम करता है ये पार्लियामेंट? आवाज नहीं आया? 120 से 130। नहीं समझे? परंतु पूरे साल भर में मान लो बीच में कुछ अर्जेंट लॉ बनाने की जरूरत पड़ गई। मान लो कोरोना आ गया, पार्लियामेंट बंद, अब लॉ बनाना है, कोई काम अर्जेंट काम है, लॉकडाउन करना है, नियम बनाने कि यहां से यहां मूव मत करो। कैसे होगा? तब क्या होगा? लॉ मिनिस्ट्री कैबिनेट को बिल पास करेगा और पार्लियामेंट तो छुट्टी पर है, तो डायरेक्ट ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। किसके पास? अरे आवाज नहीं आ रहा है? किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। ये जो लॉ होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। फिर से बोलो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस। बट सर अगर मान लो इमरजेंसी हुआ, बीच में पार्लियामेंट बंद है और लॉ पास करना है, तो कैबिनेट डायरेक्टली किसको देगा बताओ ना मेरे को जरा? प्रेसिडेंट को या गवर्नर को? स्टेट में क्या होगा? गवर्नर को। आया नहीं अभी भी? इस लॉ को क्या बोलते हैं बताओ ना? ऑर्डिनेंस। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस। बट कॉन्स्टिट्यूशन में नियम बनाया गया है कि हर चीज को ऑर्डिनेंस में नहीं पास कर सकते, कुछ कुछ चीजों को ही कर सकते, और वो ऑर्डिनेंस जो है जैसे ही पार्लियामेंट में खुलेगा
6 महीने के भीतर वो ऑर्डिनेंस पास हो जाना चाहिए पार्लियामेंट में, वरना वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जाओ। अरे वो ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा? आवाज नहीं आ रहा है। वो ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। आया नहीं अभी भी? फिर से बोले। दैट इज नोन एज ऑर्डिनेंस। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस इज अ टेम्परेरी लॉ की परमानेंट लॉ? टेम्परेरी। कब के लिए है ये? जब पार्लियामेंट छुट्टी पर हो। पार्लियामेंट छुट्टी पर हो, जैसे इलेक्शन के टाइम पर पार्लियामेंट छुट्टी पर है। समझ गए? आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, पार्लियामेंट जो खुलता कब कब है, 3 सेशन होते हैं। एक होता है मॉनसून सेशन। कौन सा सेशन? मॉनसून सेशन। एक होता है विंटर सेशन, दूसरा होता है बजट सेशन। समझ गए? बजट होता है फरवरी में। ठीक है, बस हो गया। सर समर सेशन नहीं होता। गर्मियों की लंबी छुट्टी मिलती है 4-4 महीने की। आया समझ में? नहीं समझ में आया? मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, फिर बजट सेशन। छुट्टी ही छुट्टी। पक्का समझ में आ गया? चलो, तो ऑर्डिनेंस जो है वो टेम्परेरी लॉ है कि परमानेंट लॉ है? आवाज नहीं आया। टेम्परेरी लॉ है। एम आई वेरी वेरी क्लियर? क्या कोई डाउट है शायद? जब पार्लियामेंट खुलेगा उसको पार्लियामेंट में पास करवाना होगा कि नहीं करवाना होगा? करवाना होगा। समझ गए? नेक्स्ट, पहले ये बताइए, समझ में आ गया? क्या क्या चीज समझाया मैंने? बताओ तो। लॉ का मतलब 6 चीज, 5 चीज समझा दिया। बोलो। एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस और बाय लॉ। समझ गए? ऑर्डिनेंस का मतलब समझ में आ गया। एक्ट, रूल्स, ऑर्डिनेंस क्लियर हो गया। रेगुलेशंस, रेगुलेटरी बॉडी, वो जो लॉ बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? रेगुलेशंस। सेबी जो लॉ बनाएगा, सेबी जो लॉ बनाएगा उसको एक्ट बोलेंगे कि रेगुलेशन बोलेंगे? रेगुलेशन। आरबीआई जो लॉ बनाएगा, रेगुलेशंस। अपने आप को चलाने के लिए कोई कानून बनाएगा, बाय लॉज। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब एक होता है ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या इवन कोई अगर असेसिंग ऑफिसर अगर कुछ जजमेंट पास कर दिया, क्या पास कर दिया? ट्रिपल तलाक बैन, राम मंदिर बनेगा, ये जो चीज है इसको बोलते हैं ऑर्डर। ये भी अपने आप में एक लॉ है। ये भी अपने आप में एक लॉ है। नहीं आया समझ में? नहीं आया? फिर से बोले क्या? अरे फिर से बोले क्या? दैट इज नोन एज ऑर्डर। क्या बोलते हैं उसको? बोलो ना यार। ऑर्डर। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस? फिर से बोले तो। अगर कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मान लो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई असेसिंग ऑफिसर, अगर कोई जजमेंट पास कर दिया तो उस जजमेंट को बोलते हैं हम लोग क्या? ऑर्डर। ऑर्डर का एग्जांपल लिख लो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ट्रिपल तलाक बैन या राम मंदिर बनेगा, बन गया। राम मंदिर बनेगा नहीं, बन गया। समझ गए? चल, पहले आप लोग बताइए, आपको पूरा क्लियर हुआ कि नहीं? स्ट्रक्चर लॉ का, एक्ट का मतलब, लॉ का मतलब क्या होता है? समझ में आ गया? नहीं आया बेबे? अरे हाँ या ना? चले, बहुत अच्छा। ये 6 का 6 चीज सारा समझ गए क्या? अब होता क्या है लॉ के अंदर में, ये सारा चीज तुमको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ये तुमको डायग्राम बनाने का मन है तो बना लो प्लीज। हैव यू मेड दिस डायग्राम? क्या? अच्छा, विधानसभा, विधान परिषद, सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, 6 में। अरे बोलो। आपको अब मैं कुछ चीजें बताता हूं। दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, इट्स नॉट अ यूनियन टेरिटरी। स्टेट का पावर नहीं है उसके पास पूरा, यूनियन टेरिटरी का पावर पूरा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये मिक्सचर है दिल्ली। दिल्ली क्या है? एक मिक्सचर है। स्टेट मतलब यूनियन टेरिटरी, और उसको कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल। दिल्ली की जो सरकार है वो बोलती है कि हमको स्टेट का दर्जा दो, हमको स्टेट का स्टेटस दो। स्टेट का स्टेटस देंगे तो स्टेट के जो लॉ है वो हम लोग बनाएंगे। परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि हम तुमको स्टेट का स्टेटस नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारा इंपॉर्टेंस अलग है, तुम्हारा इंपॉर्टेंस अलग है। तो दिल्ली में जो लॉ है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर बनाती है। आया समझ में? अरे आया क्या?
बाकी राज्यों में पुलिस जो है किसके अंडर में होती है? स्टेट गवर्नमेंट। दिल्ली की पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। झगड़ा प्रॉब्लम समझ पा रहे हो? नहीं आ रहा है समझ में? क्योंकि दिल्ली को यूनियन टेरिटरी नहीं, यूनियन टेरिटरी क्या होता है? स्टेट क्या होता है? स्टेट का मतलब उसका इंडिपेंडेंट सरकार है, और यूनियन टेरिटरी का मतलब तुम्हारा कोई इंडिपेंडेंट सरकार नहीं है। डायरेक्ट दिल्ली से तुमको रेगुलेट किया जाएगा, डायरेक्ट दिल्ली से तुमको गवर्न किया जाएगा। इसको बोलते हैं क्या? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी, यूनियन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है डायरेक्ट वहां पर। नहीं समझ में आया? जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड स्टेट नहीं है, वो क्या है? वो यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर अभी तक क्या है? जम्मू कश्मीर लद्दाख अभी तक क्या है? यूनियन टेरिटरी। क्या है? मतलब वहां पर अलग से कोई सरकार नहीं है। दिल्ली क्या है? स्टेट भी नहीं है और यूनियन टेरिटरी नहीं। वो क्या है? कैपिटल है। क्या है? कैपिटल। स्टेट का भी पावर नहीं है उसके पास, और यूटी का पावर, स्टेट का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, यूटी का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। आया समझ में? मिक्सचर है वो। आया क्या? अरे हाँ या ना? गुड इनफ। आई डू बिलीव दिस इज वेरी क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। चल, अब होता क्या है, कोई भी लॉ जब बनता है, पूरी बात सुनो आराम से, हेलो, तो उसको अलग अलग टुकड़े किए जाते हैं। उन टुकड़ों को बोलते हैं सेक्शंस। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? सेक्शन। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? सेक्शंस। जैसे शहर के अलग अलग सड़कें बनाई जाती है ना, शहर में अलग अलग सड़कें बनाई जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? सेक्शंस। क्या बोलते हैं? सेक्शंस। आया समझ में? और कई सारी सड़क जो आसपास में हो उसको जोड़कर बोलते हैं एरिया। आया नहीं समझ में? अरे बोलो ना। वैसे ही कई सारे मिलते जुलते से सेक्शन होंगे तो उनको बोलते हैं चैप्टर। क्या बोलते हैं? चैप्टर। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में कितने चैप्टर थे? 11। फिर से बोलो, 11 बंडल ऑफ सेक्शन। कुछ कुछ सेक्शंस अभी भी नहीं समझे? अरे देखो ना भाई, जैसे चैप्टर 8 में 124 से लेकर 147 तक सेक्शंस है। अरे दिख रहा है क्या? बोलते नहीं हो? अब ये जो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन नंबर 1 जो होता है वो नॉर्मली होता है इंट्रोडक्शन। फिर से बोलो, सेक्शन नंबर 1 में क्या होता है? इंट्रोडक्शन में क्या होता है सर? इंट्रोडक्शन में होता है कि लॉ कब पास हुआ, कहां पर अप्लाई होगा, कहां पर अप्लाई नहीं होगा। फिर से बोलो, कब पास हुआ, किस दिन से अप्लाई होगा, कहां पर अप्लाई होगा, कहां पर अप्लाई नहीं होगा। नहीं समझ में आया? उसमें रहता है लॉ का शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, एप्लीकेबिलिटी, कमेंसमेंट, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें रहती है। सेक्शन 1 में क्या रहता है बताओ ना मेरे को जरा? इंट्रोडक्शन। फिर से बोलो, सेक्शन 1 में क्या रहता है? इंट्रोडक्शन। लॉ का नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, छोटा नाम क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे समझ में आ रहा है? बोलो, कब से अप्लाई होगा, कहां पर अप्लाई होगा, कहां पर अप्लाई नहीं होगा, ये सारी चीजें दी जाती है सेक्शन नंबर 1 में। दूसरा होता है सेक्शन नंबर 2। इसमें होता है डेफिनेशंस। फिर से बोलो, क्या? डेफिनेशन। जैसे हम लोगों का नाम होता है ना, नाम, क्या? नाम बोलने से बार बार उस आदमी का पूरा फीचर नहीं बोलना पड़ता, उस आदमी का पूरा फीचर नहीं बोल। वैसे डेफिनेशन में क्या होता है? एक बार डिफाइन कर देते हैं। अब मान लो प्राइवेट कंपनी को एक बार डिफाइन कर दिए, पूरा एक्सप्लेन कर दिया सेक्शन में, डेफिनेशन में, फिर बार 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 पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, खाली प्राइवेट कंपनी बोलो काम हो जाएगा। आया समझ में? अरे हाँ या ना? तो सेक्शन 1 में क्या होती है जल्दी बताओ मेरे को? इंट्रोडक्शन। सेक्शन 2 में क्या होता है? डेफिनेशन। सेक्शन 3 से लॉ चालू होता है, सेक्शन 3 से लॉ चालू होता है। आया कि नहीं? अरे यस और नो? फिर से बोलो, सेक्शन 3 में मान लो अगर कई सारे पार्ट्स हैं, माफ करिएगा, कई सारे पार्ट्स हैं, उनको बोलते हैं सब सेक्शन। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? सेक्शन का टुकड़ा क्या किया जाता है? सबसे। धीरे बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा? सेक्शंस के हिस्सों को क्या बोलते हैं? अरे आवाज नहीं आ रहा है। सेक्शंस के टुकड़े टुकड़े करेंगे तो क्या बोलेंगे? सब सेक्शंस। क्लियर? सब सेक्शन के भी टुकड़े टुकड़े करते हैं। जैसे मान लो सड़क के टुकड़े टुकड़े करते तो बिल्डिंग आती है, बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े करते हैं तो क्या आते हैं? फ्लोर, फ्लोर के टुकड़े टुकड़े करते हैं तो क्या आते हैं? फ्लैट्स,
फ्लैट्स के टुकड़े टुकड़े करते तो क्या आते हैं? रूम्स। हाँ या ना? रूम के टुकड़े करने से दीवार आती है। अब मत होशियारी करो। सेक्शन के टुकड़े करने से क्या आएंगे बताओ ना? सब सेक्शन। सब सेक्शन के अगर टुकड़े करोगे तब आएगा क्लॉज। फिर से बोलो, क्या आएगा? क्लॉज। क्लॉज जो है वो स्मॉल अल्फाबेट में दी जाती है। फिर से बोलो, क्लॉज जो है वो, आवाज को नहीं आई मेरा, स्मॉल अल्फाबेट की कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर की कैपिटल लेटर। गलती हो जाएगा अगर ध्यान नहीं दोगे तो, अभी गलती, भयंकर गलती हो जाएगा। क्लॉज किसमें आते हैं? स्मॉल अल्फाबेट की कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल। और इस क्लॉज का भी टुकड़ा किया जाएगा तो रोमन नंबर्स में आते हैं, इनको बोलते हैं सब क्लॉज। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? सब क्लॉज। समझ में नहीं आया? आया? फिर से बोले। मान लो अगर मैं आपको बोलता हूं, अगर ये सेक्शन है 52 3A4, इसका मतलब सेक्शन नंबर क्या है बताओ ना? 52। ये क्या है? सेक्शन। ये क्या है? सब सेक्शन। सेक्शन सब सेक्शन दोनों नंबर में होता है। सेक्शन सब सेक्शन दोनों नंबर में होता है। क्लॉज जो होते हैं वो स्मॉल अल्फाबेट में। किसमें? स्मॉल। ये होती है क्लॉज, ये होती है सब क्लॉज। इसके बाद अगर कुछ होता है तो वो पैराग्राफ होता है। फिर क्या होता है? पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, ऐसे करके। नहीं आया? नंबरिंग अगर गलती हुआ, खत्म। सर एग्जाम में सेक्शन नंबर लिखना जरूरी होता है क्या? पूरी बात सुनो। सीए इंस्टीट्यूट ने इंस्ट्रक्शन दिया है एग्जामिनर को कि सेक्शन नंबर लिखो तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, नहीं लिखो तो मार्क्स कटेगा नहीं। सेक्शन नंबर न्यूट्रल है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं है, ना तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा ना तो मार्क्स कटेगा। बट अगर गलत लिखोगे तो कटेगा। फिर से बोलो, सही लिखोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। कब कब? फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, सब में। और पर गलत लिखोगे तो मार्क्स कटेगा जरूर। नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, लिखेंगे सही लिखेंगे कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं, पर गलत लिखेंगे तो कटेगा। सेक्शन नंबर लिखना कंपलसरी। फिर से बोलो, सेक्शन नंबर लिखना कंपलसरी नहीं है, पर गलत लिखोगे तो मार्क्स कटेगा, सही लिखोगे तो मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। क्लियर है? बोलो। गुड। तो सर सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज क्लियर हुआ? अब आपको एक चीज और बताता हूं, गलती, बहुत भयंकर गलती हो जाता है। सेक्शन नंबर 3 के बाद क्या आता है? 4, 5, ऐसे करके। मान लो सरकार को मन हुआ बीच में एक सेक्शन डालने का, ले तेरी 4 के बीच में 5 कहां से डालेंगे? बीच में तो कुछ होगा नहीं। तब वो लोग लेगा सेक्शन 4 कैपिटल लेटर्स, 4A 4B 4C। फिर से बोलो, क्या लेगा? 4A 4B 4C। फिर से बोलो, इनकम टैक्स में एक बार लॉ पास कर दिया वो लोग, बना दिया, बहुत सारे सेक्शन पास कर दिया। सेक्शन 80, सेक्शन 81, 82। अब बोला नहीं, बीच में सेक्शन डालेंगे, तो सेक्शन 80 के बाद में, 81 के पहले 80A, 80B, 80C, 80D डाल दिया। 80C बहुत फेमस है, सुना होगा। फिर मन हुआ C के बाद में और डालेंगे, अब कहां डालेंगे? तब करेगा 80CA, CBCC, और मन हुआ और डालेंगे, ठीक है। CC के बाद में और मन हुआ CCA, CCB, CCC, ऐसे होता है। आया समझ में? नहीं आया? पुराना जो लॉ रहता है ना, इतना चेंज होता है, इतना अमेंडमेंट होता है कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है उसका। जो बार बार चेंज होता है उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। पहले आप लोग बताइए, आपको समझ में आया? मतलब सेक्शन के बाद में कैपिटल लेटर अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब अपने आप में सेक्शन है। सेक्शन कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, अगर 80C लिखा हुआ है तो वो सेक्शन है कि सब सेक्शन है? सेक्शन है वो। 80 और 81 के बीच में घुसाना था तो कैसे डालेंगे? 80.1 तो होता नहीं है। 80A, 80B, 80C। आया समझ में? अरे हाँ या ना? एक बार फिर से बोलो, सेक्शन क्या होता है? नंबर में होता है। सब सेक्शन किसमें होता है? नंबर में होता है। क्लॉज, एक काम करो, सेक्शन के नीचे क्या होता है? सब सेक्शन, उसके नीचे क्लॉज, फिर सब क्लॉज। सेक्शन और सब सेक्शन किसमें होता है? नंबर में। क्लॉज किसमें होता है? स्मॉल अल्फाबेट। सब क्लॉज किसमें होता है?
रोमन नंबर छोटा वाला, रोमन नंबर छोटा वाला। अरे बोलो, रोमन नंबर छोटा वाला कि बड़ा वाला? छोटा वाला। क्लियर है या नहीं? वो अलग चीज है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बरसों पहले पास हुआ था, उसका स्टोरी हम समझाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोई पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ था रे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये जो था ना अंग्रेज लोग पास किए थे ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ये सब कोई पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ था। तो कहां पर पास होता था हम बताते हैं। ये सब लॉ जो है ना, जो इंडिपेंडेंस के पहले जो लॉ बने थे ना, वो सब क्या था, अंग्रेज लोग पास करते थे। कहां पर? लंदन में। कहां पर? सुनो सुनो मेरी बात सुनो, आराम से सुनो। इस लॉ का नाम क्या है बताओ ना, फिर से पढ़ो। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सुनो ना, लंदन में, इंग्लैंड में वो लोग पार्लियामेंट में लॉ पास किए, ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या नाम पास किए उसका? ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, उसका एक कॉपी दे दिए बाहर में, वहां पर जो पार्लियामेंट था उसको पार्लियामेंट में पास कर दिया। बाहर में टाइपिस्ट लोग बैठते थे। कौन? टाइपिस्ट लोग। टक 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 टक। उस टाइपिस्ट को वो लोग बोलते थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोलते थे? उनको बोला देख बाबू, ये ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, हम लोग जहां जहां राज करते हैं वहां वहां का नाम चेंज करके इसका कॉपी बना दो। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो उसका नाम रख दो। क्या नाम रख दो? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। नहीं समझ में आया? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इंडियन बाद में हटा दिया गया। ये सब कौन पास किया था? इंडियन पार्लियामेंट में नहीं। कहां पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी नहीं, बाहर में बैठे वो लोग टाइपिस्ट लोग थे ना, वो लोग बनाए थे ये सब लॉ। वो लोग क्या किए, ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले लिए, उसमें देख देख कर, अच्छा ब्रिटिश इंडियन, ब्रिटिश इंडियन, ब्रिटिश इंडियन, ब्रिटिश इंडियन, ऐसे। ये रहा लॉ, एक टीम को दिखा दिया, प्रूफ रीडिंग, हाँ ठीक है चलो हो गया, इंडिया में दे दिया, जाओ। आया समझ में? उस टाइपिस्ट लोगों को बोलते थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर से बोलो, क्या बोलते थे? इंपीरियल वर्ड का मतलब होता है सुपीरियर। इंपीरियल वर्ड का मतलब सुपीरियर लेजिस्लेटिव काउंसिल, अहंकार, घमंड। नहीं समझ में आया? आजादी के पहले के लॉ कहां पर पास होते थे? पार्लियामेंट के बाहर टाइपिस्ट लोग बैठते थे, वो लोग को क्या बोलते थे? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। आया समझ में? नहीं समझ में आया? अभी इंपीरियल बन गया। पहले ये बताओ, ये सेक्शन सब सेक्शन क्लियर हुआ कि नहीं? अरे बोलो भाई। एक दो छोटा छोटा चीज और मैं आपको बस बताकर खत्म करता हूं डिस्कशन को। सेक्शन सब सेक्शन पूरा समझ में आ गया? अच्छा, एक और छोटा सा पॉइंट बस, गेट ओवर दिस, गेट्स ओवर। कोर्ट में जब कोई मामला जाता है, कहां पर? कोर्ट में जब कोई मुद्दा जाता है, कोई झगड़ा डिस्प्यूट जाता है, तो वहां पर जो केस होता है, वो केस को लिखने का एक तरीका होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुमने नाम सुना होगा गार्नर वर्सेस मुर्रे, सुना होगा अकाउंट्स में, पार्टनरशिप में शायद। तो जो आदमी केस फाइल करता है उसको बोलते हैं प्लेंटिफ। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ। शिकायत करने वाला, अग्री पार्टी। कौन? अग्री पार्टी, रोतलू। इतने मेरे पैसे खाए हैं, मेरे पैसे वापस दिलवाओ। तो जो शिकायत करने वाला है उसको आप क्या बोलते हैं? बोलो ना, प्लेंटिफ या अग्रीव्ड। अग्रीव में एक वर्ड है ग्रीफ। अग्रीव में क्या वर्ड है? ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब रोतले वाला, रोतलू, समझ गए? और सामने वाले को बोलते हैं डिफेंडेंट। साला झूठ बोल रहा है, हट, कुछ नहीं पैसा खाया। इसको क्या बोलते हैं बताओ ना? डिफेंडेंट। फिर से बोलो, जो आदमी केस फाइल करता है उसको आप क्या नाम देते हैं? प्लेंटिफ या अग्रीव, शिकायत करता। और जिस पर केस फाइल किया जाता है उसको आप क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट। मुलजिम, मुजरिम नहीं, मुलजिम। नहीं समझे? देखते होगे फिल्मों में, वेब सीरीज में तुम लोग। मुलजिम, डिफेंडेंट। आया नहीं अभी बे? पहले ये बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? तो जब दो लोगों का नाम सामने सामने रहेगा तो तुम लोग बता दोगे कौन किस पर केस फाइल किया, बता दोगे? अरे बोलो, फिर से बोले क्या? दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंपल कंसेप्ट।
पहले बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं? 100% समझ गए ना? तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है लॉ का। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? चलिए, तो अभी हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। समझ गए क्या? चलिए, थैंक यू।